वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास स्टडी 1 to 12। तो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, तो बच्चों सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम दे रखा है लेखन कला और शहरी जीवन। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि चैप्टर कब का है, कैसे है और किस तरह से है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो चैप्टर है वो किस समय का है, उनको समय के बारे में नहीं पता होता। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, किस बारे में है ये, किस कैसे है, इसको हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेखन कला, यानी कि आप लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि पूरी दुनिया में लिखने की शुरुआत कहाँ हुई थी और शहरी जीवन कहाँ हुआ था, है ना। सबसे पहले लोग शहरों में रहना कहाँ स्टार्ट किए थे, किस समय किए थे, तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। ठीक है, तो शहरी जीवन की शुरुआत कब हुई थी, तो मेसोपोटामिया में हुई थी। अब मेसोपोटामिया कहाँ पर है, कैसे है, हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम समय के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय के बारे में जानते हैं। देखिए ये समय दे रखा है, आज हमारे पास जो समय है 2025, 26, 27, जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हो वो तब का समय है। अगर हम देखो आज डेट चल रहा है, उसके पहले अगर हम जाएं तो कभी ना कभी हमारे पास 2000 कभी ना कभी आया होगा। और पहले जाएं तो हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, तो 1947 में आज़ाद हो गया था। उसके पहले और आते हैं तो यहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था एंड सो ऑन। हमारे देश में ये एक अंग्रेजों की कंपनी आ गई, जिसे हम क्या कहते थे, तो उसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे या कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो लगभग और पहले आए तो यहाँ पर कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है वो बनने वाला था इसी समय पर, 1200 के बाद ही बनने वाला था वो। ठीक है, तो आगे और आते हैं तो इसके देखो यहाँ पर 1000 में कुछ और हो रहा होगा, 800, 400 है ना, कुछ इस तरह से हम पहले आएंगे। तो हमारे पास ये समय रेखा चलता ही जाएगा, समय रेखा से आगे बढ़ता ही जाएगा। और अगर हम 1 लाख साल पहले की बात करें तो 1 लाख साल पहले क्या हो रहा था, तो पूरे विश्व में दुनिया भर में आदिमानव घूम रहे थे। ठीक है, वो 1 लाख साल पहले की बात है ये। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो ये नंबर इस तरह से कम कैसे हो रहा है, तो ये देखिए आपने ये मैथ्स में पढ़ा होगा कि इस तरह से नंबर बैक साइड जाता है, इस तरह से आगे की ओर जाता है। तो वही है, ये जो जीरो है, इस जीरो को हम क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इस जीरो को क्या कहते हैं। देखिए इस जीरो को कहते हैं ईसा मसीह का जन्म, है ना। यीशु मसीह का क्या कहते हैं, जन्म कहते हैं। इसको माना जाता है कि इस टाइम पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब सवाल है कि इनके पहले जो दुनिया थी, इनके जन्म से जो पहले दुनिया थी उनको क्या बोलते थे और इनके जन्म के बाद को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है इनके जन्म के पहले जो दुनिया थी वो उसको हम बीसी कहते हैं या फिर बीसीई बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं इस तरीके से। यीशु मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, उनकी जब मृत्यु भी हुई थी तो उनके बाद हम क्या कहते हैं, तो उनके बाद हम ये कहते हैं एनो डोमिनी या कॉमन एरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो समय गणना है आपको ये समझ में आना चाहिए। इसके पहले भी दुनिया थी, ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह के आने से पहले भी दुनिया चल रही थी। अगर हम 1 लाख साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर क्या चल रहा था, तो उस टाइम पर आदिमानव चल रहे थे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आदिमानव ने अपना घर बनाना स्टार्ट कब किया गया, तो लगभग 7000। ठीक है, कब किया था, तो आप इस फोटो में देख सकते हैं लगभग 7000 से कम 6000 पर यहाँ पर खेती हुई थी। कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो मेसोपोटामिया में खेती स्टार्ट हो गई थी। वही यहाँ पर मैं लिख रहा था 7000 से कम कब 6000। वही जो डेट लिख रहा हूँ यहीं पर तो आएगा। और इसको हम कहते हैं ईसा पूर्व। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ईसा पूर्व कहते हैं। आपने शॉर्ट में पढ़ा होगा इसे इस तरीके से ईसा और पूर्व लिखते हैं ये। ठीक है, तो आशा करते बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको चैप्टर जो पढ़ना है वो तकरीबन समझ रहे हो, तकरीबन आपको यहाँ से लेकर 1700, देखो 1700 कहाँ आएगा, देखो तकरीबन यहाँ तक आएगा। तो आपको ये डेट पर पढ़ना होगा। ठीक है, इतना पढ़ना होगा, थोड़ा और आगे भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो डेट है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे इसको चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में, और भी इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पढ़ लिया ना कि शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया कहाँ है, तो यूरोप मैप में है। ठीक है, यूरोप आप मैप देख सकते हैं इस फोटो में। ये क्या है, तो यूरोप का मैप है और यहाँ पर देखो मेसोपोटामिया दे भी रखा है। आप लोग देख सकते हैं मेसोपोटामिया के आसपास कौन कौन से शहर हैं, इनके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
देखिए फरात और दजला टिग्रिस नदियों के बीच स्थित एक प्रदेश, आज का यह इराक के गणराज्य का हिस्सा है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये दजला नदी है और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी जो है वो यूफ्रेट यानी कि फरात नदी है। और इसी नदी के बीच में जो जगह है यहाँ पर लोग रहा करते थे। आपने ये पहले भी पढ़ रखा होगा कि जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, तो जंगलों में ऐसे जगह रहते थे जहाँ पर पानी रहता हो। तो वहाँ पर भी पूरी पानी की सुविधा है। इस तरह से दो नदियाँ थी और दो नदियों के बीच में ये लोग रहा करते थे। ठीक है, लिखा है मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके पेपर में पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया जो था वो किस लिए फेमस था, ये है ना। तो देखो यहाँ पर फेमस था अपनी सभ्यता, सभ्यता यानी कि रहन सहन होता है, और संपन्नता होता है अमीरी। यहाँ पर लोग बहुत अमीरी के साथ रहा करते थे और इनका जीवन कहता तो शहरी जीवन था, गांव के जैसा नहीं था। ये लोग कैसे जीवन जीते, तो शहर के जैसे जीवन जी रहे थे। लिखा है विशाल और समृद्ध साहित्य। तो विशाल मतलब बहुत बड़ा, और समृद्ध होता है कि यहाँ पर लोग लिखते भी थे। और वो कैसे लिखते थे, किस पर लिखते थे, क्योंकि इस जमाने में अभी कागज की खोज तो हुई नहीं थी, तो वो किस पर लिखते थे हम वो भी देखेंगे। पर अभी आप ये समझे कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। यहाँ पर लोग मैथ्स का इस्तेमाल भी किया करते थे वो लोग मैथ्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा वो लोग किया करते थे। आगे आते हैं, लिखे कि मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। तो यहाँ पर जो ये मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया के लोग दूसरे जगह भी गए थे। कहाँ पर गए थे, तो देखो पूर्वी भूमध्य सागर प्रदेश यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर भूमध्य सागर है। आप इस फोटो में देखिए आपको दिख रहा है भूमध्य सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर के आसपास जितने भी शहर थे वहाँ पर ये लोग गए थे और अपनी बातें इन्होंने फैलाई, या अपना जो पढ़ने का तरीका था, या खगोल विद्या, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड लिखा था खगोल विद्या मतलब होता है चांद तारों के बारे में ज्ञात करना, पता करना। जैसे आज हम लोग करते हैं ना कि किसी का हम हाथ दे के बताते हैं कि आपके तारे बहुत खराब चल रहे हैं, आपके ये वो चल रहा है ना। तो आज जो पंडित बाबा जो देखते हैं हमारे हाथ देखकर हमें रेखा बता देते हैं कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आप ये बनेंगे। तो वही इसी को कहते हैं खगोल विद्या, है ना, चांद तारों को देखना। उसके अलावा ये लोग बारिश होगी नहीं होगी वो भी यहाँ पर भविष्यवाणी किया करते थे। तो उन सभी को हम खगोल विद्या कहते हैं। तो ये जो इनकी जो नॉलेज थी वो अलग अलग जगहों पर फैली, है ना। और यहाँ उत्तरी सीरिया और तुर्की में भी ये फैल गया। तो ये कब फैला, तो 2000 सन ईस्वी में फैल गया, इस ईसा पूर्व में। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। देखिए यहाँ पर ये जो डेट आया था 2000, वो देखो तकरीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये तो 2000 यहीं पर आएगा, वो आपको पता होगा इतना तो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ईसा पूर्व कहते हैं और इस डेट को हम ईस्वी कहते हैं। ऐसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इनको ईस्वी बोलते हैं। तो ये जो डेट है 2000 वो इसी समय का है। इस समय पर क्या हुआ था, तो इस समय पर मेसोपोटामिया के लोग और जगह भी गए थे और अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को फैलाया था। आगे आते हैं, जिसके फलस्वरूप उस समस्त से क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फराओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी। तो मतलब ये लोग इतना ज़्यादा फेमस हो गए कि ये कहाँ तक पहुँच गए थे, तो मिस्र में। आप इस मैप में देखिए, इसको मिस्र कहते हैं। आपने इसको कभी देखा होगा, है ना, आपने कभी इसको फोटो में देखा होगा। इस तरह के कपड़े पहनने वाले लोग को इनको फराओ कहते हैं, ठीक है। तो इनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई और इन लोगों ने भी पढ़ना लिखना आपस में एक दूसरे को बोलचाल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वही यहाँ बताया गया है। आगे क्या लिखा है यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों की खोज प्रयत्न करेंगे। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि किस तरह से शहरी जीवन स्टार्ट हुआ था। हमने ये तो पढ़ लिया कि शहरी जीवन यहीं से स्टार्ट हुआ था, लेकिन किस तरह से हुआ था अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। और लिखा है कि और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन सतत परंपरा के क्या क्या प्रतिफल हुए थे, यानी किस तरह से यहाँ पर लिखा गया था और किस तरह से पूरी दुनिया में फैल गया था। अब हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, कब के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत से टीचर ये आपको क्लियर नहीं कर पाते कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किस समय का है। तो आशा करते हैं आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये चैप्टर किस बारे में और कितने साल पुराना है ये, ठीक है। अब लिखा है, अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। तो आप इस फोटो में देख लीजिए, देखिए यहाँ पर किसको सुमेर कहते हैं और किसको अक्कद कहा जाता था, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 ईसा पूर्व के बाद। अब ये क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कहीं 2000 आएगा, ठीक है, यहीं पर 2000 आएगा। तो इस समय के बाद, ये जो समय है 2000, इसके बाद क्या होता है वो वहां पर पढ़ना है हमें। पढ़ रहे थे, लिखा 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। तो आपको ये डेट अब समझ में आ गया कि इस समय के बाद जो बेबीलोन था वो एक बहुत ज़्यादा फेमस शहर बन गया। आप इस मैप में देख के बता सकते हैं ना, आप इसको याद कर लेंगे, जो एग्जाम में ये मैप पे पूछा जाता है बेसिकली। तो वह ये बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इस क्षेत्र को क्या बोलने लगे 2000 ईसा पूर्व के बाद? तो बेबीलोनिया बोलने लगे। लेकिन लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाई ने उत्तर में अपना राज स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। तो देखो यहाँ पर ये जो डेट लिखा है 1100, इस डेट पर कुछ लोगों ने, जिन लोगों को असीरियाई बोला जाता था, ठीक है, उन लोगों ने असीरिया में, ठीक है, असीरिया आप इस फोटो में देख सकते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया और उस क्षेत्र को क्या बोलने लगे? तो असीरियाई बन गया। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये जो असीरियाई वर्ड यूज हुआ है वो अगले चैप्टर में भी यूज होगा, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है बच्चा लोग, लिखा है उस समय की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी कि सुमेरी थी। तो उस समय जो भाषा बोली जाती थी उसे क्या बोलते हैं? सुमेरियन या सुमेरी बोलते थे। ठीक है, धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा के लोग यहाँ आ गए, देखो अक्कदी भी एक भाषा है वो, और वो लोग यहाँ पर मेसोपोटामिया में कब आए थे? तो तकरीबन 2400 ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है, तो देखो ये डेट आगे पीछे होता रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये डेट आगे पीछे होता रहेगा। तो वहीं पे यहाँ पर लिखा है कि 2400 ईसा पूर्व में अक्कदी लोग यहाँ, अक्कदी कौन थे? तो अक्कदी ऐसे लोग थे जो अक्कदी भाषा बोलते थे और वो लोग यहाँ आ गए। तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर ये लोग आए तो इनकी भाषा बहुत ज़्यादा चल गई और अक्कदी भाषा ने इसका स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय, ठीक है, तो सिकंदर का समय ये आप लोग दे रखा है। ठीक है, बेसिकली सिकंदर कौन थे तो मैं बताता हूँ, एक बहुत बड़े राजा थे ये। ठीक है, ये ऐसे राजा थे जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे। ठीक है ना, तो वही इनका समय कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ फलती फूलती रही थी। तो वही यहाँ बताया कि अक्कदी भाषा जो है वो सिकंदर के समय भी चल रही थी, जो कि आगे आते थे लिखा है 1400 ईसा पूर्व के धीरे धीरे आरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक नई भाषा कब आई थी? तो 1400 ईसा पूर्व। आपको विशेष ध्यान देना कि डेट पर ही कौन से समय पर कौन सी भाषा आई थी। तो यहाँ पर आरामाइक भाषा भी आई थी। यह जो भाषा है वो हिब्रू से मिलती जुलती थी। ठीक है, और अरामाइक भाषा किससे मिलती है? तो हिब्रू से। तो आप समझ में आ रहा है इस टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ की भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन सी भाषा कहाँ पर चलती थी। लिखा 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली यह भाषा थी। तो 1000 जो वर्ष चल रहा था, ठीक है, आप लोग इसमें बार बार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ईसा पूर्व के बाद जब चल रहा था तो यह भाषा बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। कौन सी भाषा? तो हिब्रू भाषा बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। और ये जो हिब्रू भाषा है वो आज भी कहाँ पर बोली जाती है? तो इराक में बोली जाती है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेसोपोटामिया है वो आज कहाँ पर है? तो आज है इराक में। ठीक है, चलिए यहाँ पर साइड में कुछ बॉक्स दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी कि मध्य और पोटेमस यानी कि नदी, है ना। समझ में आ गया मेसोपोटामिया मतलब क्या होता है? तो ये जो है ये मेसो मतलब होता है मध्य यानी कि बीच में, और पोटामिया मतलब होता है नदी। तो इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब होता है, ठीक है, दो नदियों के बीच में। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। उपजाऊ मतलब होता है एक ऐसा जमीन जहां पर अगर कुछ भी उगाओ तो उग जाता है। ठीक है ना, उसे उपजाऊ जमीन कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये आज की बात दे रखा है। आज की बात मतलब ये 1800 के बारे में बोला गया। देखिए यहाँ पर 1800 कहाँ पर है? तो देखो ये है 1800, यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 1800 स्टार्ट हो गया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए 1800। ठीक है, तो ये जो डेट मैंने यहाँ पर लिखा है, इस डेट पर इस जमीन पे खुदाई हुई थी, क्योंकि ये तो काफ़ी साल पुराना है। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो काफ़ी साल पुराना है। अब वहाँ के लोग जब मर जाते हैं तो वो मिट्टी से दब जाता है। दबने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि इसके नीचे एक सभ्यता है, तो वहाँ पर खुदाई हुई थी। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। इस समय की बात है जब हमारे देश में अंग्रेज चलते थे। इंडिया देश में जब क्या होता था, अंग्रेज जब चल रहे थे तो वहां पर यूरोप में क्या हो रहा था? तो वहां पर भी जमीन खोदा जा रहा था। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिस तरह से आप लोग क्लास 11th में या आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से क्लास 12th में भी आपको पढ़ना होगा भारत के बारे में। भारत में भी एक जगह पे खुदाई हुई थी जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आपने क्लास 8-9 में कभी पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो आपको क्लास 12th में भी इसी तरीके से पढ़ना होगा। वहां पर भी
इंडिया में भी खुदाई हुई थी। ठीक है, तो अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पर। देखो मेन टॉपिक में लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया की पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1840 कब आया था। ठीक है, ये 1840 आज से कब तकरीबन 200 साल पहले, तकरीबन कह रहा हूँ मैं, तकरीबन 200 साल पहले की बात है। ये यहाँ पर खुदाई हुई थी जब लोगों को पता चला कि हाँ इसके नीचे कोई ना कोई जरूर रहता था। लिखा है वहाँ 1 या 2 स्थलों पर, जैसे कि उरुक और मारी में। देखो उरुक और मारी कहाँ पर है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए इस मैप में, क्योंकि आपको इसमें आगे पढ़ना है। ठीक है, लिखा उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। देखो दशक होता है 10 साल तक, यानी कि कई 10 साल तक 20 साल तक ऐसे चलता रहा था, वही यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो उत्खनन क्या होता है, तो जमीन को खोदना होता है, इसको कहते हैं जमीन खोदने को उत्खनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी जमीन के अंदर ऐसे खोदा गया था, पर इतना ज्यादा नहीं खोदा गया था जितना यहाँ पर खोदा गया था मेसोपोटामिया में। ठीक है, लेकिन इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों संख्या में इमारतें। अब देखो अगर हम जमीन को खोद रहे हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला सवाल आपके एग्जाम में आता है कि हमें मेसोपोटामिया के स्रोत बताइए, यानी कि मेसोपोटामिया के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है। तो देखो यहाँ पर स्रोत दे रखा है, तो हमें पहले पता चलता है वहां पे इमारतें, यानी जब हम जमीन को खोदेंगे तो वहां पे बिल्डिंग्स मिली थी। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्डिंग कहाँ से मिलेंगी। उस जमाने की यूज मूर्तियां मिलती है, आभूषण जानते हो, इस तरह से ज्वेलरी मिलती है। ठीक है, कब्र मिलते हैं, औजार मिलते हैं, औजार जानते हो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। मुद्रा होती है, पैसा यानी कि सिक्के ही मिलते हैं, है ना। इनके अलावा ही नहीं बल्कि हजारों संख्या में लिखित दस्तावेज का अध्ययन कर सकते हैं। देखो दस्तावेज होता है डॉक्यूमेंट। अब सवाल है डॉक्यूमेंट होता क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा अपना जो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हो, 10th का 8th का सर्टिफिकेट जो आप लोग रखते हैं उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब सवाल है कि उस जमाने में डॉक्यूमेंट क्या था, तो आप इस फोटो में देखिए इस जमाने का यही डॉक्यूमेंट था। आप लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे किस तरह से ये बनाया जाता था, हम आगे इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। तो देखो देखा जाए तो देखो ये जो लिखा है प्रथम क्या लिखा है, ये बाइबल। तो देखो बाइबल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो हर धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है, पवित्र पुस्तक होती है। अगर मैं हिंदू लोग की बात करूँ तो हिंदुओं में होता है रामायण, गीता, है ना, इस तरह से और भी होते हैं। वैसे ही मुस्लिमों में कौन होते हैं, तो मुस्लिमों में कुरान होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। और हाँ ईसाई धर्म में क्या होता है, तो बाइबल होता है। ठीक है बच्चों, और जो सिख धर्म है, सिख धर्म में क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब। ये भी एक पवित्र पुस्तक है जो कि हमारे सिख भाई लोग इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक धर्म का एक पवित्र पुस्तक होता है। ओके, तो बाइबल के जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट, है ना, ये एक भाग है, ये एक पार्ट है, पार्ट उसमें लिखा हुआ है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो बुक ऑफ जेनेसिस में, है ना, उस चैप्टर में लिखा हुआ है शिमार के बारे में। और देखो ये जो शिमार है वो वही शिमार है जो सुमेर हमने पढ़ा था ऊपर, है ना, सुमेरियन भाषा। तो शिमार जो है वो सुमेर दोनों एक ही है, जिसका मतलब है ईंटों से बने शहरों से है। यूरोप के यात्री विद्वजन यानी कि जो पढ़े लिखे यहाँ के हैं, जो मेसोपोटामिया के पढ़े गए हैं, वो एक तरह से पूर्वजों की भूमि मानते थे। ठीक है, ये ऐसा भूमि मानते कि यहाँ पर हमारे पूर्वज रहा करते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज हुई, ठीक है, यानी कि हमारे ये जो बाइबल है इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पर जब खुदाई भी हुई तो देखा तो ये सच बात है, वहाँ पर लोग रहते थे, वहाँ पर हमें बहुत सी बिल्डिंग्स मिलती और भी चीज़ें मिली थी जो हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो वही लिखा गया कि ओल्ड टेस्टामेंट के जो ये अक्षर, ठीक है, वो सत्य है, वो एकदम सही है। और वो जो अक्षर लिखे गए हैं ओल्ड टेस्टामेंट की पार्ट 1 में, तो एकदम सही बात बताया गया है। आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। ठीक है बच्चों, यानी कि जो बाइबल में लिखा हुआ है एकदम सच बात लिखा हुआ है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लिखा है 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह से कभी कोई कमी नहीं आई। तो देखो यहाँ पर लिखा है 19वीं सदी। ठीक है, अब देखो 19वीं सदी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 19वीं सदी क्या होता है, तो देखिए 19वीं सदी जो होती है वो 1800 में आया था। कब आया था, 1800 से लेकर 1899 तक आया था। ये बात आपको भूलना नहीं है। अब मैं पूछता हूँ कि 15वीं सदी कब आया था, तो देखो 15वीं सदी जो है वो आया था 1400 से लेकर 1499। आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि 12वीं सदी कब आया था, तो वो आया था 1100 से, कब आया था, तो 1200 कह दिया मैंने, यहाँ पर 1199
1799 तक चला था। समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि 17वीं सदी कब आया था, ठीक है, तो 17वीं सदी आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि 17वीं सदी कब आया होगा। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, चलते हैं टॉपिक पर। देखिए टॉपिक पे क्या लिखा था, 19वीं सदी। तो आपको ये समझ में आ गया 19वीं सदी कब आया था, तो 1800 से 1899। देखो यहाँ पर लिखा भी है, ये जो डेट है आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो नंबर है वो इसी के बीच में आता है। ठीक है बच्चों, तो वही बताया मेसोपोटामिया को अतीत को खोजे के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र में, है ना, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ लिया कि ब्रिटिश कौन कौन से देश को कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटिश में कितने देश आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी तो मैं इसका आंसर बता ही दूंगा। ठीक है, तो देखो ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा क्या हुआ था, म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान को खर्च उठाया गया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया की ऐसी पट्टिका की खोज जानी जाती थी जिस पर बाइबल में उपलिखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। यानी कि यहाँ पर जो हमें बहुत सी चीज मिली है, क्या मिली है, हमें पट्टिकाएं मिली। देखो यहाँ पर इस तरह से आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह से पट्टिकाएं जो मिली हैं, उस पट्टिकाओं पर भी लिखा गया था जल प्लावन की कहानी। ठीक है, जल प्लावन क्या होता है, तो देखो ये कहानी है, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब ये कहानी क्या है, तो देखो बाइबल में भी लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। यानी कि एक टाइम पर इतना ज्यादा बाढ़ आ गया था कि पूरा संपूर्ण पृथ्वी खत्म होने वाला था। फिर क्या हुआ, देखो ईश्वर, है ना, क्योंकि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ईसाई धर्म से संबंधित है, तो देखो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। तो देखो मैं बता दूं सिंपल में कि पृथ्वी पर जब बाढ़ आने वाली थी तो जो ईश्वर थे उन्होंने किनको चुना था, तो नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना था। ठीक है, नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई। नोआ ने क्या किया, तो नाव बनाया जिसमें उसमें सभी जीव जंतु के एक एक जोड़ा रख लिया, सबको एक एक जोड़ा रख लिया, मेल और फीमेल का, ताकि धरती बची रहे। ठीक है, ठीक है, और जब जल प्लावन हुआ, तो जल प्लावन मतलब जब डूब गया सब कुछ, तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव के सभी रखे जोड़े सुरक्षित बच गए। तो ऐसा कहा जाता है कि ये ईश्वर ने किया था। ठीक है, ठीक है, ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। यह कहानी के मुख्य पात्र को जीव शूद्र कहा जाता है या उतना पिष्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको एक कहानी समझ में आया होगा कि ईश्वर पूरा जब धरती खत्म होने वाली थी तो ईश्वर ने सबके जोड़े को बचाकर रख लिया ताकि कोई व्यक्ति यानी कि आने वाले समय पर व्यक्ति दोबारा से अपने आप को पुनर्जीवित कर पाए और ये धरती चलती रहे। समझ में आ गया, तो वही यहाँ बताया गया है। देखिए 1960 के दशक तक समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां अक्षरशः सही नहीं है। तो जब तो ये जो डेट है, ये डेट बता देता हूँ। देखिए ये जो डेट है वही डेट है जब हमारे देश में अंग्रेज अभी जा चुके थे, यानी हमारा देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो इस डेट पर अभी ओल्ड टेस्टामेंट जो कहानी थी उसको गलत माना जाता था, लेकिन ये इतिहास में हुए परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन के अतीत को ढंग से अभिव्यक्त करती है। यानी कि एक टाइम पर ऐसा आता है जब इतिहास को दोबारा पढ़ा गया तो देखा गया कि हाँ ये जो हमारा ओल्ड टेस्टामेंट है वो सारी कहानियां सच है। देखिए धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें, देखो पुरातात्विक मतलब होता है वो तरीका जो पुराने समय के जो निकाला जाता है, यानी कि आज के जो लोग होते हैं वो धरती को खोद के वो सामान निकालते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो जो तकनीकें, वो जो टेक्नोलॉजी है आधिकारिक उन्नत और परिष्कृत होती गई, यानी कि हमारे पास मशीनें आती गई और हमने उसको जब खोजबीन किया। आज तो हमारे पास क्या है, आज हमारे पास AI आ चुका है। अगर हम कोई भी चीज़ AI पे टाइप कर देते हैं तो AI उसको बता देता है। तो वही बताया गया कि जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो उसके द्वारा हमने इसके बारे में और गहरी जानकारी प्राप्त की। किसके बारे में, तो बच्चों मेसोपोटामिया के बारे में और हमने जानकारी प्राप्त कर ली। देखिए इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की परिकल्पना की जाने लगी थी। तो वहाँ पर यह भी सोचा जाना कि वहाँ पर उस जमाने में आम लोग किस तरह से रहते थे। आम लोग मतलब होता है हमारी तरह कॉमन इंसान। ठीक है, लेकिन बाइबल की कहानियों की अक्षरता सच्चाई को प्रमाणित करने का गौण हो गया। यानी जब लोगों के बारे में पता चला कि ये जो बाइबल है एकदम सच है तो लोगों को विश्वास हो गया ना, एक सबूत मिल गया। प्रमाण क्या होता है बच्चों, तो सबूत होता है, सबूत मिल गया। आगे के अनुभागों में, आगे हम चैप्टर में इन बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं आगे वाले पॉइंट को। आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कहाँ पर है ये
मेसोपोटामिया। तो देख सकते हैं, तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा, ठीक है, ये जो फरात नदी है और ये जो दजला नदी है, इसके बीच में जो हिस्सा बच गया है ना, आप लोग देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया। उसके अलावा आपको ये सब पढ़ना है, मारी, बेबीलोन, उरुक, उर, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल पढ़ना होगा। तो आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। देखो भूगोल आपने क्लास 10 तक पढ़ रखा है, तो भूगोल का मतलब ही क्या होता है, जमीन, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यही आप पढ़ेंगे। लिखा है इराक भौगोलिक विविधता का देश है। देखो भौगोलिक मतलब होता है कि यहाँ की जो जमीन है, वो मैं बताया ना, भूगोल भौगोलिक दोनों एक ही बात है। तो यहाँ का जो जमीन है वो विविधता का देश है। विविधता मतलब होता है कि यहाँ पर जो जमीन है वो अलग अलग है। अब मैं आपको एग्जाम्पल इंडिया से लूंगा। देखो इंडिया का आप इस फोटो में देखिए, इंडिया में कहीं पर क्या होता है, तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान होता है, आपने ये पढ़ रखा होगा क्लास 10 की बुक में, है ना, 9th 10th में पढ़ रखा होगा, कहीं पठार है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत से अलग अलग चीजें हैं, वही बताया गया विविधता का देश है। लिखा है इसके पूर्वोत्तर भाग में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्ड लिखा है पूर्वोत्तर भाग, लिखा है इसके पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर भाग में। देखो पूर्वोत्तर क्या होता है, तो वो इसको कहते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, पूर्व और उत्तर, इसी को हम क्या कहते हैं, तो पूर्वोत्तर कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही बात है। तो लिखा है पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। तो आपको ये समझ में आ गया किधर, तो ये उत्तर पूर्व में यानी कि पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे नीचे ऊंचे मैदान है, जो कि धीरे धीरे वृक्षादित होते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते हैं, है ना, फैलते गए हैं। तो पर्वत श्रृंखला मतलब आप जानते हैं इस तरह से पहाड़ का रेंज होता है, इसी को कहते हैं पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, कहाँ पर हैं, तो उत्तर पूर्व में है, ठीक है बच्चों, यानी पूर्वोत्तर में है। आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आप इन दिशाओं के बारे में एकदम डिटेल ध्यान देंगे। लिखा है साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। तो यहाँ पर क्या है, झरने भी है और जंगली फूल है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है। तो पहाड़ी एरिया में, तो पहाड़ी एरिया में क्या होता है, आपको पता होगा, पहाड़ी एरिया में पानी वगैरह झरने वगैरह होते रहते हैं, तो वही यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्वच्छ झरने के पानी और जंगली फूल हैं। देखा यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ पर क्या होती है, बरसात बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। आगे आते ही लिखा है यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान होना है आपको कि इस समय पर खेती शुरू हो गई थी, ठीक है। उत्तर में ऊंची भूमि है। अब इसको हम खत्म करके अब कहाँ आएंगे, तो अब उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। तो यहाँ की जो जमीन कैसा है, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊंचा हुआ है यहाँ पर, जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पर क्या है, तो देखो घास के मैदान को यहाँ पर स्टेपी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह के घास के यहाँ पे बहुत सारे मैदान है, इसको स्टेपी कहते हैं। अब तो जब घास का मैदान है तो वहां पर जानवरों के लिए अच्छा होगा ही, ठीक है। लिखा है यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। तो देखो यहाँ पर पशुपालन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जानवर ज्यादा है, ठीक है। तो कहने मतलब है कि यहाँ पर खेती कम होती है, खेती होती तो है लेकिन कम होती है, पशुपालन ज्यादा होता है, ठीक है, वही बताया गया है। लेकिन सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास में अपना भरण पोषण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब बारिश हो जाती है ठंड के टाइम पर, तो उसके बाद जो यहाँ पर जो झाड़ियां उगती है उनसे जो जानवर वो खा पी लेते हैं। अब आ गया थे पूर्व में दजला। तो यहाँ पर पूर्व आ गया, तो पूर्व साइड में क्या है, तो दजला नदी है, ठीक है। दजला नदी की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। तो यानी कि यहाँ पर वो नदियां हैं, कौन सी नदी है, तो आई थिंक दजला। तो यहाँ पर लिखा भी दजला नदी जो है उससे पूरे दूसरे देशों में इस तरीके से जाते हैं। आपने ये पढ़ रखा होगा कि नदियों के सहारे भी हम कहीं और पहुंच सकते हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो ये नदी है, चाहे समुद्र हो, समुद्र के सहारे भी हम दूसरे देश में चले जाते हैं। तो वही बताया गया कि एक अच्छा साधन है, क्योंकि जानवर के ऊपर बैठ के जाना, क्योंकि इस जमाने में अभी हवाई जहाज और ट्रेन वगैरह तो हुआ नहीं था, गाड़ी तो नहीं अभी खोज हुआ था, तो उनका खोज नहीं था, तो इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो उस जमाने में गाड़ियां नहीं थी, और जो जानवर थे, जानवर को दूर लेके जाना बहुत ही मुश्किल काम होता था, क्योंकि उनको खिलाना पिलाने के लिए उनको कहीं रास्ते में कभी चारा मिलता था, कभी नहीं मिलता था, वही है, यानी कि पानी के रास्ते काफी अच्छा साधन था। अब तो लिखा है दक्षिणी भाग में, देखो यहाँ पर हम आ गए हैं इस वाले हिस्से में। अब तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में क्या है, तो रेगिस्तान है, और यह वही स्थान है जहां सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखो ये जो दक्षिण वाला एरिया है, तो ठीक बच्चों, हमने ये सब पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है और ये पढ़ लिया है। तो सबसे पहले दक्षिण वाला जो एरिया, यहीं पर वो स्टार्ट हुआ था, लिखने का कला सबसे पहले यहीं पर स्टार्ट हुआ था। किस तरह से हुआ था वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी बस ये समझिए कि यहाँ पर लिखने की कला स्टार्ट हुआ था। लेकिन इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बस करने की क्षमता थी। तो आप ये जानते हैं कि
लोग रेगिस्तान में रहते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो नदी है, तो हमने पढ़ा ना इस तरह से नदी जाती थी यहाँ पर, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं नदी जा रही है। तो नदी में क्या है कि इस तरह से पानी आता था अपने आप, इस तरीके से रेगिस्तान में इस तरह से पानी बहता था। इस तरह से पूरे रेगिस्तान में क्या था, दक्षिण में था हमारे पास रेगिस्तान, तो यहाँ पर इस तरह से नदियाँ बहती थी, समझ में आ गया। और नदी बहने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन हो गई थी। तो वो लिखा भी है क्योंकि फरात और दल्जा नाम की जो नदियाँ थी वो उत्तरी पहाड़ों से निकल कर दिख रही है उत्तर दिशा, तो उत्तरी पहाड़ से कुछ इस तरह से निकल कर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही है। और जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा इनके पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता था, तब ये उपजाऊ मिट्टी हो जा वहाँ पे जमा हो जाती थी। यानी कि यहाँ पर इन जगह पर जो साउथ वाला एरिया है यहाँ पर वो मिट्टी जमा हो जाती थी और लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया करती थी। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये कुछ बता रखा है, देखो ये जो हरा है ये क्या है, ये कृषि भूमि है। देखो ये कृषि भूमि है, ठीक है। तो ये नदी देखो यहाँ तक आ रही है, ये नदी यहाँ तक इस तरह से आ रही है। तो इधर भी क्या था, उपजाऊ जमीन हो रखा था। तो वही बताया कि सिंचित है, यहाँ पर सिंचाई हो रही थी, अपने आप हो रखी थी। अब देखो लिखा है वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा। तो जहाँ पर ये जो रेड बना हुआ है, ठीक है, यानी रेड है, इसके ऊपर क्या है, तो देखो यहाँ पर बारिश इधर बहुत ज्यादा हुआ करता था, इधर इस एरिया में, ठीक है। तो इधर क्या थी, हरियाली थी। हमने आपको अभी ऊपर दिखा ना कि इस एरिया में क्या था, हरियाली थी। और जहां पर कुछ देखो इस तरह से ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं, तो वो पर्वतीय क्षेत्र है। देखो हमने ऊपर देखा था ना कि इधर पूरा पर्वत क्षेत्र था, यहाँ पे झरने वगैरह निकलते रहते थे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे और पढ़ लेते हैं क्या लिखा है आगे। तो देखो लिखा हुआ है फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़कर बहने लगी थी। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था, कई धाराओं में है ना, कई सारे से साइड्स में निकल जाती थी। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी, कभी कभी पानी बहुत ज्यादा हुआ तो उसे फैल जाता था। और पुराने जमाने में धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थी, ठीक है। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह से इसकी सिंचाई की जाती थी। देखो लिखा है रोम साम्राज्य भी, आप चैप्टर नंबर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाला हुआ करता था। तो ध्यान देना कि ये जो दक्षिणी मेसोपोटामिया जगह है जहां पर रेगिस्तान था, जिस तरह से माना जाता है कि रेगिस्तान में कुछ उगता नहीं है, पर यहाँ पर रेगिस्तान जो था वहां पर सबसे ज्यादा उपज देने वाली धरती हुआ करती थी। हालांकि वहां फसल उपजाने की आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी, यहाँ पर बारिश की कमी होती थी, लेकिन पानी तो यहाँ पर उस नहर के रास्ते, उस नदी के रास्ते यहाँ पर आ जाता था। लिखा है खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। तो देखो खेती के अलावा यहाँ पर क्या होता था, तो देखो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि यहाँ पर जानवर पाले जाते थे। कौन से जानवर, तो भेड़ और बकरियां पाले जाते थे, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा कि भेड़ और बकरियों के बेसिकली भेड़ के जो शरीर पे जो बाल होते हैं उनसे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ठंड के कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि इनसे बनते थे। देखा ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पर थे। तो ये जो उपजाऊ स्थान थे वो बाढ़ की नदी से काफी ऊपर थे, है ना, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पर क्या था, पहाड़ था। तो पहाड़ी एरिया में उतना पानी उतना होता नहीं है, लेकिन ये क्या था, ये बहुत ऊपर था, ठीक है, वही बताया गया है, काफी ऊंचाई पर स्थित था ये, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि मिलते थे। तो मैंने अभी बताया ना कि हमें जानवर से क्या क्या मिल सकता है, बेसिकली कपड़े तो मिलते हैं, कपड़े बन जाते हैं उनके बालों से, लेकिन साथ में उनको मार कर लोग खा भी लेते हैं, ऐसा होता है ना, दूध वगैरह और ऊन, ठीक है, ऊन इनसे मिलता रहता है, कपड़े मिलते रहते हैं। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी, ठीक है, नदियों में जो मछलियां थी कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा फल देते थे ना, वही ये तो आप लोग जानते हो कि अरब या इराक जैसे देशों में यहाँ पर खजूर बहुत ज्यादा होता है। तो इस जमाने में भी खजूर बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ। तो आपको भूलना नहीं है कि जो शहर का विकास होता है वो कैसे होता है, तो गांव की बदौलत ही होता है। इस बारे में हम पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा, अभी पहले इसको खत्म करते हैं। देखिए लिखा है इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, पर मैं आपको यही बता देता हूँ।
देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा था, क्या लिखा था, लिखा है शहरों का जो विकास है वो केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। तो मैं इसको बता देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एक नदी है, ये एक नदी है और नदी के किनारे लोग रहा करते हैं, ठीक है। ये मान लो कोई गांव है, ये बहुत छोटा सा गांव है, पर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक हमें तेल का कुआं मिल गया, ठीक है। तेल मतलब कि यहाँ पर किसी प्रकार का तेल मिल गया, ठीक है, चाहे वो मिट्टी का तेल हो चाहे कुछ भी हो, या पानी यहाँ पर कुआं मिल जाता है, लेट को लोग पानी कुआं इधर मिल जाता है, तो लोग यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए उनको साफ पानी नहीं मिलता है तो कुएं के पास रहना स्टार्ट कर देंगे, या यहाँ पर कुछ और भी अन्य चीज मिलता है तो लोग यहाँ पर इस तरीके से रहना स्टार्ट कर देंगे और टाइम होगा जो पूरा ये एरिया भर जाएगा, ठीक है। यानी कि जो गांव था, अब ये गांव के जो लोग हैं वो यहाँ से निकल के किधर जाएंगे, ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पर उनको वो सारी चीजें हैं, अनाज मिले या फसल मिले, जानवर मिले, वो सारी चीजें, वो सुविधाएं जो उनको गाँव में नहीं मिलती थी अब वो कहाँ मिल रही है, इधर मिल रहा है। तो लोग यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ के लोग भी कुछ इधर ही आएंगे, यहाँ से लोग भी कुछ इधर ही आएंगे, यानी कि सब जगह के लोग एक जगह पर आके इकट्ठा हो जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, बेसिकली ये शहर बन जाता है, ठीक है। आप लोग भी अपने मम्मी पापा से पूछेंगे जहाँ पर आप लोग रहते हैं आज से 20 साल पहले वहाँ पर कोई भी नहीं रहता होगा, 20 से 30 साल पहले वहाँ पर कोई नहीं रहता होगा, लेकिन लोग वहाँ पर धीरे जब आना स्टार्ट कर देते हैं गाँव से तो वो क्या बन जाता है, एक तरह से शहर बन जाता है, ठीक है। बच्चों आशा करते हैं कुछ समझ में आ रहा होगा। तो वही यहाँ बताया कि इस तरह से यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इस तरह से एक जो छोटा सा जगह है वो क्या बन जाता है, तो एक शहर बन जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है शहरीकरण का महत्व, यानी कि शहर के क्या फायदे हैं। तो जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया शहर कैसे बनता है, ठीक है। शहर कैसे बनता है, तो एक जगह पर आकर लोग रहना स्टार्ट करते हैं और वो धीरे करके वो शहर या नगर बन जाता है, ठीक है। वही तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखो लिखा है शहर और नगर बड़ी संख्या में उन लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर शहर जो बन जाता है वहाँ पर लोग पहले रहते नहीं थे, लेकिन वहाँ पर वो कुछ चीज़ ऐसी मिल जाती है जो उनको पहले नहीं मिलती थी आसानी से, तो वहां पर लोग रहना स्टार्ट करते हैं और उसको एक शहर बन जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त, खाद्य उत्पादन मतलब कि वो खाने पीने की चीजों के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधि है ना, आर्थिक गतिविधि बनाती हो, एक ऐसी मशीन है, ऐसी फैक्ट्री कहीं पर मिल जाती है लोगों को, ऐसे मान लो कि कहीं पर ऐसी चीज मिल विकसित होने लगती है तो लोग वहां पर आके रहना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है, वहां पर लोग रहना स्टार्ट करते हैं। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं ना, कस्बा मतलब होता है गांव से थोड़ा बड़ा होता है ये, तो कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों को कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, ठीक है बच्चों। तो आपने ये पढ़ा होगा ना कि एकता में शक्ति होता है। तो अगर मान लो कि काफी लोग एक साथ रहेंगे तो दूसरे गांव के लोग उनको परेशान नहीं करेंगे या चोर वगैरह नहीं आएंगे, तो वही कस्बे यहाँ पर रहना स्टार्ट करते, कस्बे में लोग रहना स्टार्ट करते। कस्बा गाँव से थोड़ा बड़ा होता है। लिखा है विशेषता जब वो कस्बा एक शहर बन जाता, ठीक है। तो लिखा है विशेषता इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा, खाद्य उत्पादन मतलब कि खेती के अलावा या जानवरों को पालने के अलावा और क्या काम होते हैं, तो व्यापार होता है। व्यापार होता है सामान खरीदना बेचना, कुछ बनाना, है ना। उत्पादन में देखो उत्पादन भी मतलब होता है कुछ बनाना, जैसे मूर्ति बनाना या कुछ घर बनाना या कुछ और भी बनाना, ठीक है। तो वही बताया गया। और तरह तरह की सेवाओं की भी भूमिका होती है, तरह तरह की सेवाएं की भूमिका यहाँ पर होती है, कहाँ पर, शहरों में, नगरों में, ठीक है। तो देखो लिखा है नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, ठीक है, और उन्हें नगर या गाँव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर लिखा है नगर के लोग क्या होते हैं, तो नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते। आत्मनिर्भर होता है खुद पे डिपेंड होना। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये आपका गांव है, ठीक, ये गांव है और ये आपका बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये आपको पता होगा कि जो गांव है, जो छोटा सा गांव है, यहाँ पर सभी लोग अपना काम खुद करते हैं, ठीक है। जो भी मान लो कोई फसल उगाना है तो उगाकर अपने लिए चला लेते हैं, ठीक है, उनको खरीदना नहीं पड़ता। या उनको दूध लेना होता है तो जानवर को पाल लेते हैं गाँव में। पर शहरों में ऐसा नहीं होता है। अगर उनको दूध चाहिए होता है तो दुकान से लेते हैं, अगर उनको आटा चाहिए होता है, चावल चाहिए होता है तो वो दुकान से लेते हैं। पर सवाल है कि दुकान में वो सामान आएगा कहां से, क्या रातों रात वो अनाज चावल हो जाएगा, नहीं ना। तो कहना मतलब है कि जो दुकान वाले जो होते हैं वो किसी गांव से, किसी जगह से वो लेकर ही आते होंगे। तो वही यहाँ बताइए गांव पर, गांव के लोग होते हैं वो खुद पर डिपेंड होते हैं, वो अपना काम खुद कर लेते हैं। इनको दूध चाहिए वो अपने जानवर से ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जो शहर है ना, ये क्या है, एक शहर है, तो शहर के लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। वही बताया गया है। नगर के लोग है ना, नगर शहर एक ही बात है। तो शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते, वो खुद पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो दूसरों पर, किन्हें, उन्हें दूसरे नगर
नगर पर या गांव पर उनको डिपेंड होना पड़ता है सेवाओं के लिए, उन पर आश्रित होना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि गांव के अंदर लोग अपने आप सब सामान उगा लेते हैं, वो बना लेते हैं, है ना, दूध वगैरह वो यूज कर लेते हैं अपने जानवरों से। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में लोग अपना खुद का दूसरों से खरीदते हैं, तो खरीदने के लिए वो लोग कहीं और से लेंगे, दुकान वाले। ठीक है, तो वही बताया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको दोबारा अब नहीं पढ़ेंगे कि उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है ना, गांव से शहर इस तरह से लेन देन होता रहता है, इस तरह से लेना देना यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार को जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर अगर आप लोग क्या करते हो, आप एक मुद्रा बनाते हो, मुद्रा होता है सिक्का बनाते हो पत्थर से, तो पत्थर सिक्का पे कैसे बनेगा? तो आप लोग खुद बनाओगे हथौड़ी और छेनी से। ठीक है, और पत्थर कहाँ से लाना पड़ेगा? तो मान लीजिए आपके पास पत्थर नहीं है, तो वो पत्थर कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। तो वही यहाँ बताएगी, वो जो ज्यादातर पत्थर है या जो चीजें हैं वो दूसरी जगह से लाने की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वो कहाँ से प्राप्त करें। तो मान लीजिए अगर आप रंगीन पत्थर से आप रुपए बनाते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में पत्थर को भी रुपया बनाया जाता था, तो उस पत्थर से आप अगर बनाते हैं तो आपको पता तो होगा नहीं कि पत्थर कहाँ से मिलेंगे, आपको दूसरे गांव से दूसरे देश से खरीदना ही पड़ेगा, है ना। या आप औजार बनाते हो, देखो औजार क्या होता है तो आप इस फोटो में देख लीजिए। इस तरह से अगर आपको औजार की जरूरत पड़ेगी तो आपको औजार दूसरे जगह से लाना ही पड़ेगा। ठीक है, वही बताया कि ठीक है बच्चों, लिखा है उतनी विशेषज्ञ तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। यानी कि आपको तो सिर्फ बनाना ही आता है। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना आता है? सिर्फ बनाना आता है। अगर आप मिस्त्री हैं, कुछ चीज बनाते हैं तो आपको बनाना आता होगा, लेकिन उसके लिए आपको हथियार दूसरे से खरीदना ही पड़ता है। वह व्यापार करना नहीं जानता, है ना। लिखा है कांसे के औजार। देखो कांसा क्या होता है तो आप इस फोटो में देख लीजिए, आप लोगों ने क्लास 10 की बुक में ये पढ़ा होगा कांसा। ठीक है, बेसिकली कांसा क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। देखो इस तरह से लोग मेडल्स लेकर आते हैं, आपने सुना होगा ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो वो कांसा ही होता है, कांसे का उनको मेडल दिया जाता है। एक तो क्या होता है गोल्ड मेडल होता है और सिल्वर मेडल होता है, और एक कांसा होता है, इसे हम ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। तो आपने 10th में पढ़ रखा हुआ कांसा किसका बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे भी रखा है कि ये धातु तांबा से या रांगा से, है ना, रांगा को इंग्लिश में टिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को लेकर मिलकर बनाया जाता है। तो वही है, लिखा है लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता, यानी जब उसको लाना हो तो कोई और लेकर आएगा और उसको देगा, यानी यहाँ पर बेचेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन साथ ही उसे ईंधन के लिए हमदम लकड़ी की कोयले की जरूरत होती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता होती है। यानी शहरों में सब लोग अपना काम खुद करते हैं, और अगर उनको दूसरा काम चाहिए, दूसरा चीज चाहिए, तो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। वो दूसरों से एक दूसरे को सामान लेते रहते हैं, है ना। समझ में आ रहा होगा, एक व्यक्ति दूसरे सामान खरीदता है, वो व्यक्ति किसी और से खरीदता है, तो इस तरीके से श्रम विभाजन होता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, पेपर में पूछा है श्रम विभाजन क्या होता है। तो सब व्यक्ति अपना अपना काम खुद कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको कुछ दूसरा चीज चाहिए होता है जो वो खुद नहीं करते, तो दूसरों से डिपेंड होते हैं और उनसे वो खरीदते हैं। तो वो जो जिस व्यक्ति से खरीदेगा वो वही काम करता होगा, और इसी चीज को हम श्रम विभाजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। आगे बढ़ जाते हैं, लिखा है इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। अब वो संगठन क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सामान को देखरेख करता है। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये आपका एक शहर है। ठीक है, अब आपका शहर है तो यहाँ पर आपके सब्जी मंडी लगती है। ठीक है, ये जो मैंने प्लस बनाया यहाँ पर क्या लगता है, सब्जी मंडी लगता है। तो इस एरिया में देखो, इस एरिया में कितने लोग हैं, कितने लोगों के लिए सब्जी दूसरी जगह से आया जाए। अब मान लो ज्यादा आ जाएगा तो वो भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी सरकार, हमारी इंडिया की जो सरकार है, वो एक संगठन बना कर रखी है कि इस एरिया के लिए इतनी सब्जी पर्याप्त होगी, या इतना चावल या इतना गेहूं पर्याप्त होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर मंगाया जाए। तो वो जो देख रेख करते हैं उसी को सामाजिक संगठन कहते हैं। तो संगठन बनना कोई आम बात नहीं है। वो इस जमाने में भी, इतने पुराने जमाने में भी संगठन हुआ करता था जो देखरेख करता था कि इस एरिया में किस चीज की कमी है। जो चीज की कमी थी वो इस एरिया में मंगाया जाता था। किस चीजों को, तो देखो यहाँ पर लिखा है शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन। ठीक है, ईंधन मतलब होता है वो जो चीज जलाकर जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं। धातु होता है मेटल्स, आप लोगों ने देखा होगा सोना चांदी, है ना, लोहा पीतल, ये जो चीजें होता है इनसे कुछ ना कुछ बनाई जाती है। तो ये सारी
चीज़ें कहीं ना कहीं इस जगह पर, है ना, एक जगह पर मंगाई जाती है। और कौन लेकर आता है? तो ये सामाजिक संगठन लेकर आते थे। पत्थर हो गए, तो पत्थर से क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं जो हमारे घर में आज मार्बल यूज होता है, जो टाइल्स यूज होती हैं, वो किसकी बनी होती है? तो बेसिकली वही पत्थर की बनी होती है। ठीक है, लकड़ी से भी यूज होता है, लकड़ी के हम बहुत सी चीजें बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को कौन लेकर आता था? तो सामाजिक संगठन के लोग ही लेकर आते थे यहाँ पर एक गांव में, और सबको बेचा जाता था अकॉर्डिंग टू उनके नीड। ठीक है, भिन्न भिन्न जगहों से आती है जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर भंडारण मतलब इकट्ठा भी किया जाता है, ऐसे रोड पे उसको ऐसे खाली जगह पर सड़क पे छोड़ नहीं देते, उसको इकट्ठा भी किया जाता था गोदाम वगैरह में, है ना। वही बताया गया है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते थे। सिंपल सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग जब अनाज खरीदते हैं तो हम दुकान से खरीदते हैं, पर दुकान में कहाँ से आता है? तो वो गाँव से आता है। ठीक है, तो वही खाद्य पदार्थ गाँव से आते हैं, उनका संग्रहण और वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। तो ये लोग कौन करते थे? तो ये सामाजिक संगठन के लोग ही किया करते थे, एक जगह पर जो भी कमी होती थी। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए होता है। देखो, मुद्रा तराशना मतलब होता है कि मान लो कि आपको सिक्का बनाना है या कोई बर्तन बनाना है, तो साफ सुथरा वहां पे एकदम एकदम उसको चिकना बनाएंगे ताकि उसमें कुछ हमें बच्चों को चोट ना लग जाए। तो वही है, उसको तराशने के लिए क्या चाहिए? औजार चाहिए, है ना, और बर्तन भी चाहिए, वो मेटल भी तो चाहिए जिससे वो बनता है। तो लिखा जाहिर है ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं, यानी कुछ लोग ऑर्डर देते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोग भी तो ऑर्डर देते हैं, भैया हमें ये सामान चाहिए, तो वो दूसरे जगह से आता है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी किसी जगह से और कुछ चीज ऑर्डर किया होगा, तो वो विदेशों से आता है, या मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, अनेक जगहों से वो आता है। तो हम ऑर्डर देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी व्यवस्था को हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। तो आपको ये समझ में आ गया, जो लोग खरीदेंगे बेचेंगे तो उस जमाने में लोग हिसाब किताब भी तो करेंगे कि हाँ हमने इतना सामान खरीदा है, हमने इतना सामान बेचा है। वो हिसाब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ करता था। लिखा है, देखो ये वारका शीश है। तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है ना, मैंने बता दिया है कि यहाँ पर जमीन को खोदा गया था तो मूर्तियां मिली थी। देखो इस जमाने में आज से 3000 साल पहले, ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, आज से 3000 साल पहले कब था? तो तकरीबन आज से मैं बता रहा हूँ, आज से 5000। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये 5000 कैसे हो गया? तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए 5000 कैसे हुआ, तो मैं बता देता हूँ। देखिए देखो लिखा था वहाँ पे 3000, तो 3000 जो तो ये है वो यहाँ से है, वो जीरो से है। पर आज हम कहाँ पर जी रहे हैं दिखाया, तो अगर आप मान लीजिए आप ये वीडियो का 2025 में देख रहे हैं, 26 में देख रहे हैं, ठीक है, तो तकरीबन कितना हो गया? देखो ये 3000 इधर हो गया और ये 2000 इधर हो गया, तो तकरीबन देखा है, तो तकरीबन समझते हो इसके आसपास तकरीबन ये आज से 5000 साल पहले की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कोई बात समझ में आ रहा होगा, आप किसी भी साल ये वीडियो देख रहे हो। ओके, तो वही यहाँ बताया गया कि 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में इस तरीका यह सिर एक सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, है ना। सफेद संगमरमर जानते हो, जिसे आज इंडिया का जो ताजमहल बना हुआ है, वो जो पत्थर है इंडिया का ताजमहल का पत्थर, उसी पत्थर से ये भी बनाया गया है ना। ठीक बच्चों, ये जो मूर्ति है वो उसी पत्थर से बनाया गया है, संगमरमर की। लेकिन इसकी भौं देखो, इसकी भौं और आंखें, तो ये आंखें और इसके भौं इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये आईब्रो जो है ये तो ब्लैक होता है, तो ब्लैक में क्या भरा गया है? डामर। डामर जानते हो आप लोग, देखो यहाँ पर देखो लिखा है डामर। डामर आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कभी न कभी। डामर जो होता है वो ब्लैक कोयला होता है ना, कोयले को पिघलाकर वगैरह रोड बनता है, आपने देखा होगा, ब्लैक ब्लैक सा होता है, उसे डामर कहते हैं। ठीक है, और लिखा है नीले लाजवर्स। देखो लाजवर्स क्या होता है? तो एक प्रकार का ये भी पत्थर होता है जो इसकी आंखों में डाला गया था। आप लोग जानते होंगे कि कुछ लोगों की आंखें नीली होती है, तो वही इसकी आंखें भी थोड़ी नीली भी बनाई गई थी ताकि इसकी सुंदरता बनी रहे। तो ये आज से 5000 साल पहले की बात है ये, जब ये बनाया गया था। ठीक है, तो डामर को हम बिटुमेन कहते हैं, उससे जड़ी होगी। ठीक है, सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है ना, देखो यहाँ पर एक खांचा सा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जो शायद इसको पहनने के लिए बनाया गया। यहाँ पर मान लो गहने है ना, गहने को टांग दिया होगा, टांगने के लिए बनाया गया होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है, जो इसके मुंह मतलब मुंह ठोड़ी मतलब होता है ये। ठीक है, ये इस हिस्से को कहते हैं ठोड़ी, और गालों को सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। तो ये बनाई जाती है, और यह एक ऐसे कठोर पत्थर से तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना
पड़ा होगा। तो देखो ये जो पत्थर है वो मेसोपोटामिया में पत्थर मिलता ही नहीं था। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि जब मेसोपोटामिया में ऐसे पत्थर मिलते ही नहीं है तो वो पत्थर कहाँ से आया होगा, सिंपल सी बात है दूसरी जगह से आया था। और वो कहाँ से आया था हम आगे वाले पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखा है पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा है उसकी सूची बनाइए। तो आपको ये लिस्ट बनाना होगा, ठीक है। आप उसको छोड़ देंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आगे समझ में आ गया होगा इतना आपको इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे शहरों में माल की आवाजाही, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि देखो यहाँ पर कहाँ पर मेसोपोटामिया में वो सारी चीजें तो मिलती नहीं थी। तो जब नहीं मिलती थी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर सामान लाना पड़ेगा। कहाँ से सामान आता था, क्या सामान आता था, अब वो हम पढ़ेंगे, है ना। देखो माल जानते क्या होता है, कोई भी चीज को माल कहते हैं ना, और आवाजाही होता है आना और जाना। तो पढ़ लेते। देखो लिखा है मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, हमने एकदम स्टार्टिंग पढ़ा था ना कि यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा थी। कहाँ पर बहुत ज्यादा थी, तो मेसोपोटामिया में यहाँ पर वो सारी चीजें मिलती थी जो खाने पीने की जरूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें थी, लेकिन उसके यहाँ खनिज संसाधन का अभाव था। देखो खनिज संसाधन क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। देखो कुछ पत्थर होते हैं ना, देखो खनिज संसाधन में बेसिकली पत्थर आता है, धातु आता है, सोना चांदी। पत्थर से क्या फायदा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कभी ना कभी कि पत्थर से टाइल्स बनता है, हमारे घर बनते हैं ना उनको पीस कर। उसके अलावा मैं बता देता हूँ जो आपके घर, जो आपके स्कूल में जो टीचर चौक यूज करते हैं वो भी पत्थर का ही होता है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो घर में जो बच्चे लोग, जो आप लोग क्या लगाते हैं, पाउडर जो लगाते हैं वो भी पत्थर को पीस के बनाया जाता है। तो वही है, यहाँ बताया कि यहाँ पे पत्थरों की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। देखो हमने दक्षिण में क्या पढ़ा था, तो हमने ऊपर दक्षिण में पढ़ा था, हमने ऊपर दक्षिण में पढ़ा था कि यहाँ पर क्या था, दक्षिण में तो रेगिस्तान यानी मरुस्थल था, और रेगिस्तान में ये सब चीजें होती नहीं है, ठीक है। लेकिन इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ी बनाने के लिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। तो सिंपल सी बात है, जब देखो रेगिस्तान है दक्षिणी हिस्सा में, तो रेगिस्तान में उतनी अच्छी लकड़ियां होंगी नहीं, ठीक है। तो जो लकड़ियां भी होंगी वो अच्छी नहीं थी। अगर हमें नाव बनाना हो या पहिया बनाना हो ना, उस जमाने में लकड़ी से पहिए बनते थे। तो यहाँ पे लिखा ना गाड़ियों के पहिए, ठीक है। तो और औजार बनाना हो, औजार मतलब पत्थर या लोहे से बनाना हो। पात्र होता है बर्तन या गहने तो आप जानते ही हैं, ठीक है। बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। तो सिंपल मैं बता देता हूँ, तो सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं। लेट कर लो कि ये क्या है, लेट कर लो बच्चों की ये हमारा मेसोपोटामिया है, ठीक है। तो देखो ये आपने को पढ़ लिया कि मेसोपोटामिया में बहुत ज्यादा क्या हुआ करता था, फसल हुआ करता था, फसल। लेकिन यहाँ पर फसल जो था वो खाने पीने के लिए आएगा, लेकिन जो पत्थर होंगे या धातु वो नहीं, वो यहाँ पर नहीं था। तो वो दूसरे देश में यहाँ पर आया करता था। कहाँ से, तो दूसरे देशों से यहाँ पर आया करता था। आपको समझ में आ रहा होगा, दूसरे देशों से, ठीक है बच्चों। कहाँ पर, तो मेसोपोटामिया में। किन देशों से अभी हम उसको पढ़ेंगे, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल मेसोपोटामियाई के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी। देखो सीपी क्या होता है, देखो समुद्र में कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, सीपी निकलता रहता है, इससे कुछ घर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वही विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान से, कहाँ से, तो आप इस फोटो में देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा आता है कि बताइए किस देश से मेसोपोटामिया का व्यापार हुआ करता था। तो देखो ज्यादातर यहाँ से हुआ करता था, ठीक है, तुर्की और ईरान से, ठीक है बच्चों। ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाते थे। अब देखो कई बच्चे कंफ्यूज थे, खाड़ी पार किसे कहते हैं, तो मैं बता देता हूं। देखो खाड़ी पार उन देशों को कहते हैं, ठीक है, जहां से जिस जमीन से ना, जिस जमीन से पेट्रोल निकलता है उन देशों को कहते हैं खाड़ी पार। आपको पता होना चाहिए कि किस देशों से पेट्रोल निकलता है ना, उनको खाड़ी पार कहते हैं, इंग्लिश में उसको गल्फ कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जिसके लिए कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में निर्यात करते थे। निर्यात मतलब होता है कि वो लोग यहाँ से, कहाँ से, मेसोपोटामिया से काफी चीजें दूसरे देशों में बेचा करते थे, खाने पीने की चीजें। अब सिंपल सी बात है, उस जमाने में उतना पैसा तो था नहीं, तो खाने पीने की चीजें दूसरे देश में जाता था, और दूसरे देश से यहाँ पर क्या आता था, तो यहाँ पर पत्थर आते थे, ठीक है बच्चों। मैं दोबारा बताता हूँ। तो यहाँ बताया ना कपड़ा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कपड़ा भी एक तरह से इन्हीं से क्या कहते हैं, रुई से बनता है, कॉटन से, और इनकी खेती की जाती है। तो खेती करके दूसरे
दूसरे देशों में बेचा करते थे और वहां से ये सामान आया करता था। देखिए इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कमी नहीं थी, यानी जिस देश से ये आता था, जिस देश से भी, जैसे कि तुर्की हो गया या ईरान हो गया, वहां से क्या था, तो वहां से कभी वो पत्थर की कमी नहीं थी, वो पत्थर अच्छा उस धातु की कभी कोई कमी थी ही नहीं, ठीक है, वहीं से आता था। लेकिन मगर वहां खेती करने के लिए कब गुंजाइश थी? अब सिंपल सी बात है, वहां अगर पत्थर है तो पत्थरों पे तो खेती होगा नहीं, तो वहां पर बहुत ज़्यादा पत्थर था, वहां पर खेती नहीं होती थी। और खेती का सामान, जो भी खाने का सामान, अनाज होता है, चावल हो गया, दाल हो गया, वो कहाँ से मंगाते थे? तो मेसोपोटामिया से मंगाते थे। तो इस तरह से लेन देन हुआ करता था। आपको समझ में आ गया? आप इस फोटो में देख के समझ सकते हैं कि इस तरह से लेन देन वहां पर हुआ करता था, ठीक है। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता था जबकि इनके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमय को निर्देशित करने में सक्षम हो। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि यहाँ पर सामाजिक संगठन हुआ करता था। तो सामाजिक संगठन मतलब एक व्यक्ति हुआ करता था, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हुआ करते थे जो कि लेन देन का सामान एक जगह से दूसरे जगह पर और दूसरी जगह से पहली जगह पर सामान लेकर आना जाना हुआ करता था, है ना। तो सबसे पहले ये संगठन कहाँ में खोले गए थे? तो दक्षिण मेसोपोटामिया में, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। आगे लिखा है शिल्प। देखो बेटा, शिल्प क्या होता है? तो वो शिल्प का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बताओ तो इंजीनियरिंग, है ना। इसमें कुछ नई चीज बनाना होता है, जैसे मान लीजिए आपका घर बनाना हो या कोई बिल्डिंग बनाना हो या फिर कोई मूर्ति बनाना हो, वो सब शिल्पकार ही करते हैं ना। तो ऐसे काम को जो बनाता है उसे शिल्पकार कहते हैं। आगे लिखा है व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था की भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई सामान है, कोई भी सामान है, अगर आपके गांव में आता है दूसरे गांव से, तो पैदल तो आएगा नहीं ना, वो अपने आप आएगा, ठीक है। वो सामान अपने आप उड़ के तो आएगा नहीं। तो सामान को लेके आने के लिए क्या चाहिए होता है? कोई गाड़ी चाहिए होता है ना। उसी को कहते हैं परिवहन व्यवस्था। क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं परिवहन व्यवस्था। वही भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर, है ना, जानवरों को पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर, बैलगाड़ी आप जानते ही होते हैं ना, या जानवरों की पीठ पर रखकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना ले जाना होता था। तो वो काठ होता है, लकड़ी या पत्थर, ठीक है। जो कोयले होते हैं वो लेके आना जाना होता था। लेके कौन आना जाना करता था? तो ये सब जानवरों को पीठ पर लाद कर लेके आना जाना हुआ करता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर खर्चा आता है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर अब यहाँ बताया गया है कि जानवरों को लेके जाना बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि जानवरों के बीच में खिलाना भी पड़ेगा, अगर उसको आराम कराना तो आराम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी समय होता था। तो अभी आप आगे पढ़ेंगी कि इसको ओवरकम करने, यानी कि इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने क्या अपनाया? तो पानी का रास्ता, यानी कि उन्होंने नाव का इस्तेमाल किया और एक सामान जो दूसरे जगह पर ले जाना होता था वो नाव के जरिए दूसरी जगह पर ले जाते थे। उसमें क्या होता था? तो खर्च बहुत कम होता था। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। लिखा है शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे अच्छा तरीका क्या? जलमार्ग था। समझ में आ गया? जलमार्ग मतलब पानी का रास्ता था। इस रास्ते क्या होता था? तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर आया जाया करता था। लेकिन अनाज के बोरों से लदी नावे, बजरे, है ना, बजरे होता है सामान, वही खाने पीने का, ठीक है। तो वही है। लेकिन नदी या धारा उसके हवा से बेग चलते थे। देखो नदी की धारा मतलब होता है कि नदी अपने साथ बहाकर ले जाता था, या हवा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से नदी, इस तरह से नाव चलती है जो कि हवा से ये आगे बढ़ती रहती है, वही है ये। लेकिन जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता है ना। देखो नाव को ऐसे चलाना पड़ता है इसके हाथों से मदद से, ठीक है, या कभी हवा भी धक्का देती रहती है तो उस तरह से चलता है, लेकिन इसमें कोई खर्च नहीं होता है, कोई जानवर भूखा नहीं मरता इसमें, ठीक है बच्चों। वही बताया गया इसमें बहुत कम खर्चा लगता है। जबकि जानवरों के माल ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है रास्ते में। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी छोटी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग था। तो देखो आप लोगों ने देखा होगा नदियां बहती हैं गांव के आसपास, तो वही है, यहाँ पर नदियां बहती थी, ठीक है। तो नदियों के रास्ते लोगों को सामान ढोना काफ़ी इजी पड़ गया था। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का विवरण दिया गया है। तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से मारी नगर में भी लोग एक जगह से दूसरे पर किया करते थे, है ना। कहाँ पर? माई नगर में क्या क्या करते थे? तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते थे। तो आप इस बात को ध्यान देना। आगे लिखा है फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए, विश्व मार्ग के लिए कितना महत्वपूर्ण नदी थी। तो देखो ये आप फोटो में देख सकते हैं, जो फरात नदी है पूरी दुनिया में कितना काम किया करती थी, यानी कि इस नदी के द्वारा दूसरे देशों में सामान आना और जाना हुआ करता था। इससे पूरे विश्व को खोल दिया था, ठीक है बच्चों।